Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Conversation with Sumit Jain जी। वैसे तो कॉफी विद सुमीत जैन जी है, एक ऐसे पत्रकार हैं, दोस्त हैं जिनको मैं YouTube पे काफी महीनों से देख रहा हूँ और उनका पर्सपेक्टिव मुझे इसलिए यूनिक लगता है कि वो चाइना में बैठे हुए भारत, चाइना और जियो पॉलिटिक्स के रिश्ते देख रहे हैं और उन पे कमेंट्री भी कर रहे हैं। उनकी कमेंट्री वायरल होती है, उनको दुनिया भर में देखा जाता है। मेरा जी चाहा कि कनाडा में उनके साथ जो मैं कॉफी तो उनके साथ पी नहीं सकता क्योंकि 12 घंटे का फर्क है और हजारों मील की दूरी है, लेकिन कन्वर्सेशन तो मैं उनके साथ कर सकता हूँ। तो मैं अब इस वक्त जो भारत की सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में स्वागत करता हूँ सुनीत जी। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। मैंने अभी बात की कि इस वक्त भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो जैसे रीसेट होने की बात है। मैं उसको रीसेट नहीं कहूँ, मैं कहूँगा एक पाथ पेव हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से वो ज्यादा पेव हो रहा है। ब्रिक्स में दोनों देश हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर कर रहे हैं चाइना के साथ, भारत के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी और भारतीय बड़ा हर्ट फील कर रहे हैं क्योंकि भारतीयों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप को चाहती थी। मगर ये क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को 90 डेज का ग्रेस पीरियड दे दिया। क्या चाइना से सामान ऐसा आता है जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए और भारत पे 50% का टैरिफ प्लस पेनल्टीज लगा दी और अनसर्टेनिटी छोड़ दी। इस सारे मंजर को आप कैसे चाइना में बैठे हुए देखते हैं? साहिर भाई, एक तो आपको समझना पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स वो नहीं है जो प्रेस दिखाती है। जियो पॉलिटिक्स बहुत गहरी चीज है। आप तो बहुत देर से इन चीजों को कवर कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जो प्रेस के अंदर एक रिएक्शन दिखाया जाता है न्यूज के ऊपर, वो जियो पॉलिटिक्स नहीं है, वो उनका अपना ओपिनियन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट जियो पॉलिटिक्स में पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो गहराई की चीजें हैं। अब मैं समझाता हूं वो कैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने दो कैंपेन के उनके नारे थे, एक क्लीन द स्वैम्प और दूसरा था जो एंडलेस वॉर्स तो दुनिया में चल रहे हैं, बेसलेस, जिसमें अमेरिका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मैं उसको बंद करना चाहता हूं ताकि जो उनका डेफिसिट है, क्योंकि इस वॉर्स के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ता है। यस, आपके जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको फायदा होता है जो कि डीप स्टेट चलाता है, लेकिन अमेरिका को नुकसान होता है, उनके लोग मरते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन हैं और ऊपर से एक कॉस्ट है वॉर की जो आपको करनी पड़ती है दुनिया का दादा बनने के लिए। तो उन्होंने बोला कि स्वॉर्म को खत्म करना है तो मुझे युद्ध बंद करवाने पड़ेंगे। अब हो क्या रहा है, आपने देखा कि अजरबैजान है, आर्मीनिया के बीच में समझौता करवा दिया। अगर नॉर्थ अफ्रीका में प्रॉब्लम्स थी वहां पे समझौता करवा दिया। वो इजराइल का और हमास का, ईरान का वो समझौता करवाने में लगे हैं। तो उन्होंने वही काम उन्होंने चाइना और भारत के साथ भी किया। अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सीधा कैसे किया है, अब कई लोग गाली निकालेंगे, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले क्या किया, पहले चाइना को बोला मैं आपके ऊपर 250% का टैक्स लगाऊंगा। शुरू किया था 10 से, करते करते 250 पे ले गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने 250% का टैक्स लगाया चाइना के ऊपर, चाइना के पास अपनी सर्वाइवल के लाले पड़ गए थे। यूरोप डाउन है, अमेरिका डाउन है, अफ्रीका की हैसियत नहीं है, मिडिल ईस्ट के पास वो पावर स्केल नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है कि वो चाइना जैसी इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस को वो सपोर्ट कर सके। कौन सपोर्ट करेगा? एक ही कंट्री है जो सपोर्ट कर सकता था, वो था भारत। डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि अगर मैं ये काम करूंगा चाइना कुछ नहीं करेगा, वो सीधा जाएगा भारत के पास। वही हुआ, बॉर्डर से पीछे हट गए, भारत से दोस्ती करने की बातें शुरू कर दी। यहां तक कि जो सोशल मीडिया है चाइना का, उसके अंदर जो टोन थी भारत के लिए वो चेंज होनी शुरू हो गई। वो न्यूज जो कि भारत का मीडिया भी कवर नहीं कर रहा, वो भी इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जो भारत की मीडिया ने कवर नहीं करी कि दुनिया के अंदर रिसेशन है, पूरी दुनिया का भट्टा बैठा हुआ है, पंजाबी में बोलते हैं भट्टा बैठ गया, लेकिन भारत राइज कर रहा है। कौन कवर कर रहा है? भारत की मीडिया नहीं कर रही, चाइना की मीडिया कर रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रुख चेंज हो रहा है, क्योंकि चाइना में मीडिया में वही चीजें दिखाई जाती हैं जो चाइनीज मीडिया दिखाना चाहता है। पहली बात ये, तो आपने चाइना को भारत के पाले में डाल दिया एक टैरिफ का लॉलीपॉप दिखाकर। फिर उन्होंने क्या किया, भारत बड़ा अपने आप को तेज समझ रहा था, अब भारत को बोल दिया आपके ऊपर 50% का टैरिफ। भारत ने इमीडिएटली क्या किया, रशिया से बात करी और चाइना से बात करी
कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, और ट्रेड की बात करते करते हमने चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को भारत में अलाउ कर दिया है, वीजास को ओपन कर दिया आफ्टर 5 years। दैट मींस भारत और चाइना की दोस्ती करवा दी थ्रू ट्रेड वॉर। अब ये समझ सकते हैं, इसको दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि चाइना को लगा कि भाई मेरा दुश्मन भी अमेरिका, भारत का दुश्मन भी अमेरिका, क्यों ना दोस्ती कर ली जाए। अब इस एंगल से देख लेते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही है, उसके टैरिफ वॉर के कारण चाइना और भारत दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दिखता है। अब इस इक्वेशन में एक ही प्रॉब्लम थी, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है, जब जब चाइना ने भारत के साथ दोस्ती करने की बात करी, पाकिस्तान ने बोला साडा की होगा, हमें बचाइए माई बाप, हमें पैसे चाहिए, भारत हमें खा जाएगा, हिंदू मार देगा। तो चाइना को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, और चाहकर भी अगर वो भारत के साथ रिलेशंस ठीक करना भी चाहे तो पाकिस्तान करने नहीं देता था। अमेरिका ने क्या किया, बड़ा ब्यूटीफुल गेम खेली सब, बड़े भंगड़े पड़ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और भारत में मातम है कि मुनीर को दूसरी बार खाने भी बुला लिया, उससे मीटिंग चल रही है, क्रिप्टो की डील्स चल रही हैं। आपने पाकिस्तान को क्या बोला कि इनको सिर्फ पैसा चाहिए, वो भी किसको, उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, आसिम मुनीर को बुलाया, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है आसिम मुनीर इज द पावर इन पाकिस्तान। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, अपने पाले में कर लूं, तो मैं पाकिस्तान को इस पूरी इक्वेशन से मैं बाहर निकाल सकता हूं। उन्होंने पाकिस्तान को इक्वेशन से बाहर निकाला। जैसे ही आपने इक्वेशन से बाहर निकाला है, भारत और चाइना की दोस्ती आपको होती हुई दिखाई देती है, और जो तंकी थी बॉर्डर पे वो खत्म हो रही है, ट्रेड शुरू हो गया। अब उसका फायदा क्या है, जब ट्रेड इंक्रीज होगा, जब भारत और चाइना का ट्रेड आपस में इंक्रीज होगा, दुनिया को फायदा है। फिर दोबारा से आता हूं, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, पूरी दुनिया रिसेशन में है, अगर दुनिया को कोई बचा रहा है आज की डेट में वो सिर्फ भारत है। चाइना भी रिसेशन में है, चाइना को भी भारत की जरूरत है, अमेरिका को, यूरोप को, पूरी दुनिया को भारत की मार्केट की, भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। अगर दुनिया को बचाना है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं युद्ध के साथ सिर्फ जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, डीप स्टेट है, उसको आप फीड करेंगे। लेकिन अगर सभी दुनिया में भारत और चाइना जैसी कंट्रीज इकट्ठी होती है, अमेरिका को भी फायदा है, अमेरिकन कंज्यूमर्स को फायदा है, और उसको भी एक इतनी बड़ी मार्केट मिलती है, बहुत चाइना की और भारत की। इसीलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे सुमित यार तुम बेवकूफ हो, बात वो नहीं है कि जो आप मीडिया में सुनते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुद्दा वो है कि जो एक्चुअल में हो रहा है। और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का 2 प्रॉमिसेस थे, क्लीन द स्वैम्प एंड क्लोज एंडलेस वॉर्स। अगर वो अजरबैजान और आर्मीनिया की दोस्ती करवा सकते हैं, तो आपको लगता है कि वो चाइना की भारत की दोस्ती करवाने के लिए जो ही उन्होंने पहले उनको टैरिफ लगाया, अब हमारे ऊपर लगाया नहीं है, धमकी दी है। चाइना को भी धमकी दिया था, अब 90 दिन का मॉरेटोरियम पीरियड उनको दे दिया गया है। भारत को भी जो धमकी दी है 27 अगस्त को लगाना है, 25 को नेगोशिएशंस की टीम भारत में आ रही है, और मोदी जी चाइना आ रहे हैं, और चाइना का वांग ही 18 तारीख को वो भारत में आने वाला है। आप सोच के देखिए कि कितनी ज्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं एक मूव के कारण। और ये जीनियस मूव बोलूंगा मैं डोनाल्ड ट्रंप की, कि उन्होंने 2 इतने एडवर्सरीज को, बड़े एडवर्सरीज को इकट्ठे कर दिया ओनली थ्रू वन मूव। और इसको खराब करने वाला जो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर था पाकिस्तान, उसको साइड कर दिया है, उसके मुंह में डाला है पानी, उसको दे दिए पैसे कि ये ले बेटा पैसे ले, तू साइड में बैठ जा, और तेरे कंट्री की तरक्की करवानी है वो बेहतर होगा। तुझे ना तो चाइना से पैसे लेने की जरूरत है, ना किसी और से, ना आईएमएफ से। आईएमएफ तुम्हें पैसे देगा नहीं, तुम ग्रे लिस्ट में हो जाने की कगार पे हो, तुम्हें पैसे चाहिए मैं क्रिप्टो में दे दूंगा, लेकिन तुम इक्वेशन से बाहर निकल जाओ। और पाकिस्तानियों के सामने, वो भी जनरल्स के सामने आप पैसे फेंकें और नाचना शुरू करें, ये हो नहीं सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि किस तरह से इस इक्वेशन को ठीक करना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। जी सुमित भाई, बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है सिर्फ हमने आपसे ही सुना, ऑनेस्टली मैं आपको, और कहीं कहीं जो इस वक्त नैरेटिव चल रहे हैं उसमें हजम होता हुआ भी महसूस नहीं हो रहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना स्मार्ट है। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को आप बहुत जरूरत से ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल ही सुना वो कह रहा है कि मैं रशिया जा रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन से मिलने, 2 बार वो पुतिन का, मतलब उसकी तो अपनी जुबान पे काबू न होने वाला मामला है। वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। फिर इस वक्त जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हमें बताते हैं, या जो हम खुद भी देखते हैं, कि इस वक्त अमेरिका को इनसिक्योरिटी है कि उसकी जो
यूनिपोलैरिटी है वो खत्म हो रही है भारत की वजह से, चाइना की वजह से और स्पेशली ब्रिक्स की वजह से। अच्छा, हमें तो ये दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अब डेस्परेट होके भारत के खिलाफ इसलिए बात कर रहे हैं, वो भारत को कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें क्वाड में भी शामिल रखा, अपने साथ भी रखा, लेकिन तुम हमारी जेब में उस तरह नहीं आए जिस तरह पाकिस्तान आया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमें कह दिया कि जी नोबेल प्राइज तुम्हें दिलवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दे दी है। तो भारत ने तो हमारी बात को ऑनर नहीं किया। ठीक है, अगर तुमने ऑनर नहीं किया तो हम तुम पे टैरिफ भी लगाते हैं और पेनल्टीज भी लगाते हैं। ठीक है, अभी वो टैरिफ नहीं लगे, अभी 27 अगस्त तक की वो टाइम लाइन है, लेकिन एक रूड और इंसल्टिंग बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का। आपकी बातें सुनने के बाद एहसास होता है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप असल में डेविल एडवोकेट का काम करते हुए शायद दुनिया में अमन कराएगा, मगर ऐसा प्रेसिडेंट जिसने अमन के नाम पे ईरान के ऊपर भी बम फेंक दिए, इसराइल को भी खुली छुट्टी दी। मैं इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बाय द वे, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जिस अंदाज से वो काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये जो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन हमें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में प्रेस से हटके नजर आते हैं, और जो आपका थीसिस है जो बिल्कुल डिफरेंट थीसिस है वो हमें नजर आता है। तो इन दोनों थीसिस को आप कैसे रिकंसाइल करें? तारा जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं दोनों को आपको क्लियर करता हूं। जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, पूरे मीडिया में बाइडेन बिना दिमाग का हर एक चीज को बोलने वाला आदमी था, मीडिया कवर नहीं करता था। आपने नोट किया होगा वो 4 साल बिल्कुल चुप्पी थी। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, आपको दिखता है कि जो मीडिया है वो क्या करता है, दिमाग नहीं है, वो सारा काम गलत कर रहा है। भी अगर भारत के ऊपर टैक्स लगाया था, टैरिफ लगाने की धमकी दिया है, तो वेस्टर्न मीडिया इतने भंगड़े नहीं डाल रहा। अभी क्या बोल रहे हैं, अगर भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया तो दुनिया खराब हो जाएगी, भारत ब्रिक्स में एंटर कर जाएगा, डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, भारत, रशिया और चाइना इकट्ठे मिलकर अमेरिका की वाट लगाने वाले हैं। ये वही मीडिया है जो आज ये बातें कर रहा है। बट अब मैं उसके ऊपर भी आता हूं, यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर और मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर। अमेरिका की एक देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हमेशा बोलता हूं, आपको डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं तो आपको समझ आती है। भाई अगर आपके ऊपर उन्होंने ये बोला है कि मैं 50% का टैक्स लगाने वाला हूं, यू आर नॉट अ गुड बिजनेस पार्टनर। आपको धमकी तो दिया है, यही धमकी तो उन्होंने चाइना को भी दिया था। लेकिन आपकी धमकी का असर क्या हो रहा है, 2 एडवर्सरीज इकट्ठे हो गए। अगर ये करने से अगर 2 एडवर्सरीज इकट्ठे होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है। अब यूनिपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर भी आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को समझना पड़ेगा कि अमेरिका चाहता क्या है। उन्होंने पहले वर्ड यूज किया था कि मैं नेटो से बाहर निकल रहा हूं। यूरोप को नेटो की जरूरत है, अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं है। वी आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम रशिया। क्यों बोल रहे हैं कि जो यूरोप है वो यूरोपियंस को देखना चाहिए। व्हाई शुड अमेरिका लुक आफ्टर यूरोप? अगर भारत है तो जब भारत की बात आती है तो उन्होंने बोला आई लीव बांग्लादेश एंड इंडो पैसिफिक टू भारत। यही बोला उन्होंने, मैं बांग्लादेश का मैटर जो है वो और इंडो पैसिफिक भारत को देता हूं। अफ्रीका का मैटर है तो अफ्रीका देखे, और जब ईस्ट एशिया की बात आती है तो बोलते चाइना देखे। जहां पर आप कंटेन करेंगे, नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम है तो चाइना को चाहिए कि नॉर्थ कोरिया को देखेगा। व्हाई शुड अमेरिका गो ऑल द वे टू जापान एंड साउथ कोरिया टू लुक आफ्टर नॉर्थ कोरिया? तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुद्दा क्लियर कर दिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड लुक आफ्टर अमेरिकास, नॉट आफ्टर द वर्ल्ड। हमें पुलिस ऑफ द वर्ल्ड बनने की जरूरत क्या है? हर रीजन अपना अपना पावर सेंटर बनेगा वहां पर, एंड दे शुड लुक आफ्टर देयर ओन एरियाज। ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का पॉलिसी है। यानी कि वो खुद चाहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आपको जाना चाहिए, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पावर सेंटर्स बने एंड यू टेक केयर ऑफ योर मेस। वी डू नॉट वांट टू टेक केयर ऑफ योर मेस। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। फिर दोबारा से मैं आता हूं, ओरिजिनल प्लान, क्लीनिंग द स्वैम्प पहला, एंड एंडलेस वॉर्स। वो तभी होगा जब आपने अपने रीजन्स का आप खुद ध्यान रखेंगे। पहली बात ये होगी। अब होता क्या है, जो स्वैम्प है, जो डीप स्टेट है, वो करता क्या है, वो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सारी दुनिया को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो कभी एशिया में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई शुरू होगी, ऐसी हो गई। ये मुद्दा एक मंदिर का नहीं है। इट वाज अ गेम प्ले ऑफ द डीप स्टेट कि भाई अपने हथियार बेचो, अपने आप को रेलिवेंट आप दुनिया में रखाओ, और डोनाल्ड ट्रंप हर चीज को वो खत्म करते जा रहे हैं। तो जब आप सारे डॉट्स को जोड़ते हैं, आपको दिखेगा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय, क्योंकि यूनिपोलरिटी का एक नुकसान है। अमेरिका इज पेइंग द ह्यूज प्राइस आपको दुनिया का दादा बनने के लिए।
यूनिपोलर वर्ल्ड में आप 2 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा कर रहे हैं साल का, अपनी आमदन से ज्यादा, जिसको आप रीपे नहीं कर पा रहे। आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, विच यू कैनॉट अफोर्ड। दैट इज व्हाई दीस चेंजेस आर हैपनिंग नाउ। सम पीपल विल से यार ये आउटरेजियस है, हमने तो कभी सुना ही नहीं चीज को। बट आपको डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि व्हाट इज दिस गाय डूइंग। वो वही कर रहा है जो उसने प्रॉमिस किया था अपने वोटर को भी और दुनिया को, कि मैं ये काम करने वाला हूं। इसलिए ये यूनिपोलर वर्ल्ड अब सस्टेनेबल नहीं है। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, डेट बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड वॉर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इसको सस्टेन करने का तरीका एक ही है, अपनी प्रॉब्लम क्लीन योर ओन मेस। वी आर नॉट रेडी टू क्लीन योर मेस। और मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आई विल लुक आफ्टर अमेरिकाज ओनली। मैं अमेरिकाज की बात क्यों कर रहा हूं? जब उन्होंने बोला कि कनाडा शुड बी 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, व्हाई डज ही से इट? उसकी पॉलिसी में और अखंड भारत में कोई फर्क नहीं है सर। बता दो कैसे? जब वो बोलते हैं कि अमेरिकाज मतलब कि नॉर्थ अमेरिका वी विल लुक आफ्टर, कनाडा और अमेरिका की प्रॉब्लम्स कॉमन है, लेट्स वर्क टुगेदर। साउथ अमेरिका की तरफ देखें। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि सारी कंट्रीज को मिलाकर हम एक कंट्री बन जाएंगे। नो, इट इज जस्ट गोइंग टू बी जस्ट लाइक जैसे यूरोपियन यूनियन है। इट विल बी यूनियन ऑफ कंट्रीज विच आर नॉट वन कंट्री बट दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। आप अपना जो आपके पास हमें देने के लिए हमें दीजिए, जो हमारे पास देने के लिए आपके पास है हम वो देंगे। हम एक इंटर रिलेटेड रहेंगे, यहाँ पे पावर सेक्टर से इकट्ठे हैं, एनर्जी चीजों की इंटरलिंकिंग है, ट्रेड इकट्ठा है, फॉरेन पॉलिसी हम इकट्ठी बैठ के बना सकते हैं। इस जस्ट लाइक दिस, जैसे अखंड भारत हम यहाँ पे कर रहे हैं वही अमेरिका में है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज जो उन्होंने डिक्लेयर किया था उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मीडिया है जो बाइडेन के टाइम पे चुप था लेकिन अभी ओवर एक्टिव हो गया है, क्योंकि ट्रंप को वो स्टैंड नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि डीप स्टेट का फंडेड मीडिया अब खतरे में है। दैट इज ऑल, नथिंग एल्स इज देयर बिहाइंड द सीन। जी अच्छा, आपने जो अब थीसिस दिया उसके मुताबिक ये है कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने पर्सनल एजेंडा की बेस पे कर रहे हैं, और जो कुछ उनके प्लान से ऑपोजिट हो रहा है वो डीप स्टेट कर रही है। और डीप स्टेट जो अमेरिका की है और ट्रंप अलग अलग है। मगर दुनिया में एक व्यू ये पाया जाता है कि इनफैक्ट ट्रंप अल्टीमेटली डीप स्टेट के आगे झुक गए हैं, और यूं लगता है कि डीप स्टेट अमेरिका की हमेशा से चाहती है कि कोई भी बड़ा देश दुनिया में खड़ा ना हो। मगर आप कह रहे हैं कि ट्रंप ये सोचते हैं कि भाई हमें यूनिपोलर मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बनने से नुकसान होता है, लेकिन डीप स्टेट ऐसा सोचती है कि नहीं, हमें दुनिया का यानी अमेरिका को दुनिया का ही पुलिसमैन रहना है, द ओनली सोल पुलिसमैन। अच्छा, ये तो डीप स्टेट की सोच है। मगर आप सोचते हैं कि ट्रंप ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। लेकिन वाइड स्प्रेड एक थॉट हमारे यहाँ ये है कि इनफैक्ट ट्रंप अल्टीमेटली डीप स्टेट के आगे झुक गए हैं। इस तरह झुके हैं कि जब उन्होंने ऑफिस संभाला था तो व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात की, और पुतिन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके साथ पीस डील करेंगे। फिर वो सीज फायर पे आ गए, क्योंकि सीज फायर डीप स्टेट की ख्वाहिश है। डोनाल्ड ट्रंप भी फिर उसी बात पे चल पड़े कि पीस टॉक की बजाय हम सीज फायर पे आएंगे। अभी हम देखते हैं अलास्का में क्या होगा फ्राइडे के, वो तो अलग बात है। तो क्या आपको जो ये एक वर्ल्ड व्यू है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आपका कहना है कि नहीं, वो अपना एजेंडा अलग से लेके बड़ा स्मार्ट एजेंडा चल रहे हैं, और भारत में भी अब ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। भारत की सरकार की तरफ से ऐसे लोग जनता को छोड़िए, मीडिया को छोड़िए। फिर आपने अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया की बात की, वो आपने कहा डीप स्टेट का फंडेड, ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप को जो हम अमेरिका कैनेडा में बैठ के देखते हैं, वो एक लूज कैनन के तौर पर हम देखते हैं। हमें यूं लगता है कि यार इस बंदे को कंट्रोल ही नहीं है अपनी भाषा पे, जो कहता है जी कि पाकिस्तान और भारत के बीच 1500 साल पुराना कश्मीर का मसला, तो हमारा ट्रस्ट ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप पे रहता। हम कहते हैं यार ये वो आदमी था जिसपे हमने अपनी बिट लगाई थी, वो गॉड से, जिसको पता ही नहीं 1500 साल और 1947 में क्या फर्क होता है। तो ये जो डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं वर्ल्ड व्यू में, और जो आपका थीसिस है बड़ा अनोखा थीसिस है, आप अपने थीसिस को कैसे फिट इन करेंगे? गौरा जी, पहली बात यह है, जब वो बोलते हैं कि 1500 सालों की या 1400 सालों की लड़ाई है, वो सिविलाइजेशनल लड़ाई बोल रहे हैं, वो कंट्रीज की लड़ाई नहीं बोल रहे। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है जो 1400 सालों से चलती आ रही है।
जो ज्यूज की लड़ाई की बात करते हैं कि ईरान और इजराइल हैं वो 1400 सालों से लड़ रहे हैं, वो तो एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। आप बाउंड्रीज में लेके जा रहे हैं, वो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। यही तो बात होती है, जब आप एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से चीजों को देखेंगे, फनल डाउन करेंगे, तो आप जो बंदा बोलने की कोशिश कर रहा है आप उसकी नेगेटिविटी ही ढूंढेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यार नेगेटिव है, पागल है, वो गलत बोल दिया है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, नथिंग एल्स। एज फार एज जब वो बोलते हैं कि 1400 सालों की लड़ाई है, मैं उसमें कोई गलती नहीं ढूंढ रहा हूं, बात सही है उसकी। भारत 1400 सालों से ही लड़ रहा है इन जानवरों के साथ, जो इन्होंने किया भारत के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इजराइल भी वही लड़ाई लड़ रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, और वो लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। जब उन्होंने बोला कि मेरे पास वो पावर है कि मैं इस लड़ाई को खत्म कर सकता हूं, तो वो बोल रहे हैं। नाउ एज फार एज रशिया इज कंसर्न, आपने दो चीजें बोली, पीस एंड सीज फायर। अब दोनों में फर्क क्या है? जब उन्होंने बोला मैं इस पे पीस करवा सकता हूं, लेकिन वो सीज फायर पर आ गए। जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक पीस का प्रोसेस शुरू कैसे होगा? आप पहले लड़ाई को बंद करते हैं, 30 दिन की उन्होंने बोला कि आप पहले सीज फायर कीजिए 30 दिन का। 30 दिनों के बीच में हम दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे और एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, जहां पर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। इन अ वॉर और इन अ कॉर्पोरेट एवरीबडी कैन नॉट गो हैप्पी। कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना पड़ेगा। यूक्रेन को भी कुछ लैंड अपना छोड़ना पड़ेगा, और कुछ लैंड जो रशिया ने कब्जा किया है उसको वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए रशिया ने क्या किया, उसने ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेना शुरू कर दिया, ताकि जो एक दो रीजन वो लेना चाहता है क्रीमिया के साथ वो ले ले, बाकी को वो छोड़ देगा। इसलिए पहले होगा सीज फायर, फिर होगा पीस प्रोसेस। डीप स्टेट, आपने बोला डीप स्टेट चाहता है कि ये पीस प्रोसेस हो। डीप स्टेट कभी भी नहीं चाहता कि पीस हो, वो चाहता है कि युद्ध लंबा चले। फायदा किसको हो रहा है सर? ऑयल के हाथ कंट्रोल में, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है तो फायदा उनको है। पूरे दुनिया में अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल पुथल है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो डीप स्टेट को फायदा होता है, जब मार्केट नीचे आती है तब भी उनको फायदा होता है। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उनका चल रहा है, यूक्रेन को वो अगर आज हथियार दे रहे हैं आप, तो फायदा डीप स्टेट को ही है। तो डीप स्टेट कभी भी ना सीज फायर चाहता है ना पीस प्रोसेस चाहता है। वही तो है जो सीज फायर होने नहीं देते। अगर वो चाहते तो यूक्रेन को वो ड्रोन्स देकर, जो उन्होंने पूरे डीप रशिया के अंदर जो अटैक्स करवाए थे, जब पीस प्रोसेस चल रहा था, तो वो नहीं होता। तो डीप स्टेट का ये कहना कि हम तो चाहते हैं कि पीस हो, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट एक्चुअल चीज ये है कि ये जो पीस प्रोसेस है, वो पीस प्रोसेस सीज फायर के बिना नहीं हो सकता। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। ही इज नॉट मूविंग आउट ऑफ हिज कॉन्टेक्स्ट। वो अपने एजेंडा के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। जी देखिए, बिल्कुल आप की जो बातें प्रोफेसी वाली बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी। ऑनेस्टली जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में नितारा आने वाले महीनों में हो जाएगा। अगर महीनों में ना हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में तो हो जाएगा। आपने जो मेरे से बातें की, आपने यूट्यूब के चैनल पे भी बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव है। और इसीलिए मेरी दिलचस्पी भी बनी कि मैं जानना चाहूँ इसको, इस पर्सपेक्टिव को मजीद खोलना चाहूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही विजनरी, वेल प्लान्ड, शतरंज का एक अजीम खिलाड़ी कह दूं, क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि आज के जमाने में इतना जीनियस आदमी कोई नहीं है जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में। Am I right to understand it? तारिक जी, मैं कोई जीनियस नहीं बोल रहा हूं। जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी को भी ऐसे ही हंसी उड़ाई आती थी जब वो रेवोल्यूशन की बात करते थे कि मैं विकसित भारत बनाऊंगा। 2014 से बोल रहे हैं वो कि मैं एक डेवलप्ड कंट्री बनाऊंगा भारत को, और वो लोग हंसते थे। आज आप खुद मानेंगे, आप भारत में अगर गए हो रिसेंटली तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है पिछले 10 सालों में। ऐसा भारत हमने कभी देखा नहीं था। हमने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं वो भारत में देखते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप भी वही रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और जब रेवोल्यूशन की बात करता हूं उसमें आप बैंडेड की तरह आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपको पूरे दुनिया में अर्थक्वेक लेके आना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका इज डूइंग। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो अर्थक्वेक लेके आ रहे हैं दुनिया में। जब आप हिलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो आप नई एसोसिएशंस बनाएंगे। आज भारत जिस कंट्री, चाइना के साथ एसोसिएशन बनाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट्स को भारत में आने देगा। आप कभी सोच सकते थे कभी चाइना भारत को बोलेगा कि हमारे पार्टनर हैं फ्यूचर के? ये जो चीजें हैं, अगर ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये जीनियस मूव नहीं है, तो और जीनियस मूव होती क्या है? मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोई जीनियस नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो मूव्स कर रहे हैं वो जीनियस मूव्स हैं, और इसका फायदा आपको अगले कुछ महीनों में पता लगेगा। वेट एंड वॉच।
दुनिया चेंज हो रही है, उसको चेंज नहीं हो रही, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। और उसको अगर ट्रिगर किया किसी आदमी को, उसको टाइम तो दीजिए। मैं अभी सुमित जैन जी के साथ बातचीत कर रहा था। लगता ये है कि उनके मोबाइल फोन की बैटरी शायद खत्म हो गई है, उनसे मेरा राब्ता टूट गया है। और जैसे ही मेरा उनसे राब्ता बहाल होता है तो बाकी की बातचीत को मैं आपके साथ पेश करता हूँ। वेलकम बैक। मेरा उनसे राब्ता बहाल हुआ और वो दोबारा से मेरे साथ जुड़े, लेकिन अब की बार जो उनका मोबाइल वाईफाई का लिंक था वो थोड़ा शायद वीक मुझे महसूस हुआ, जिसकी वजह से उनकी आवाज भी थोड़ी सी एको कर रही थी और टूट भी रही थी, और उनकी पिक्चर भी ठीक से नहीं आ रही थी। लेकिन उनकी आवाज और पिक्चर इस काबिल जरूर थी कि मैं उसको इस शो के साथ जोड़ सकूं, तो मैंने इस शो के साथ जोड़ा है। तो बाकी बातचीत आप सुनिए। तार जी, पहली बात ये है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ। जो थिंक टैंक्स है उसके साथ मेरा रोज का वास्ता है। जो मैं बातें बोला है वो सारी की सारी वो चीजें हैं जो यहाँ के चाइनीज वो समझते हैं। चाइनीज को एक ही भाषा, दो भाषा है जो समझ आती है। एक है भाषा ऑफ स्ट्रेंथ, जो मोदी जी ने ऑलरेडी चाइना को दिखा दिया कि हम झुकेंगे नहीं। स्ट्रेंथ के साथ हमने इनका मुकाबला किया, इसीलिए ये दुनिया में अगर किसी से डरते हैं वो मोदी जी से डरते हैं। पहली बात है। दूसरा, इनको सब भाषा समझ आती है बिजनेस पैसे की। एज वेल एज चाइना इज कंसर्न, चाइना का सर्वाइवल का इशू है क्रिएट में, क्योंकि चाइना को मालूम है उसकी जो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको संभालने के लिए उसको मार्केट चाहिए। ड्रैगन भूखा है, वो आग मुंह से निकालना चाहता है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है सिर्फ काला धुआं निकलता है। आग के लिए नीचे सम्मान ही नहीं है, गैस ही नहीं है। तो अब हो क्या रहा है? अमेरिका ने अपना रास्ता बंद कर दिया। यूरोप ने कोशिश किया कि भाई, चाइना ने कोशिश किया कि माल को यूरोप के अंदर डंप कर दे। तो वहां पर भी यूरोप ने बोल दिया अपनी मार्केट को बंद कर दो, चाइना के माल को आने नहीं दियो। स्पेशली जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें चाइना एंटर करने की कोशिश कर रहा था, यूरोप में बंद करवा दिया गया। अब चाइना के पास और कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई और मार्केट ही बची नहीं है जहां पर अपने आप को सस्टेन कर सके, इसलिए उनको भारत के पास आना पड़ा। मैंने पहले बोला इनको दो ही चीजें समझ आती हैं, एक है लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा है मनी। फॉर देयर सर्वाइवल दे हैव टू कम टू भारत। अब इसको बोलता हूं शॉर्ट टर्म में भारत के साथ वो हाथ जोड़ना उसकी मजबूरी है, अगर वो नहीं भी चाहता तो भी। तो अपने हाथ जोड़ रहा है, और हमारे जैसे उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लेकर आएंगे। प्लस चाइना ने अपनी मार्केट को भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए ओपन भी कर दिया है। भारत के प्रोडक्ट्स पहली बार मैं चाइना की मार्केट में देख रहा हूं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स यहां पर आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो पूरे चीजें हैं वो पहली बार मैं देखता हूं कि होनी शुरू हुई है, बिकॉज ये चाइना की मजबूरी है। लॉन्ग टर्म में वो क्या होगा आप समझ रहे हैं कि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। हिंदी चीनी बाय बाय होता जरूर है, लेकिन पीठ में चूड़ा घोपने का काम भी हम हमेशा बहुत ज्यादा केयरफुली चाइना के साथ चलते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म इनके ऊपर विश्वास हम नहीं कर सकते। बट जिस तरह से दुनिया चल रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, आप अपने एरिया के दादा, मैं अपने एरिया का दादा, हम देखते हैं कि म्यूचुअली हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। दुनिया उस तरफ चल रही है। आगे जाकर ये पूरी दुनिया को रीसेट करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, शॉर्ट टर्म में रिसेशन कराया जाए, रिसेशन के बाद एक वर्ल्ड वॉर हो, उसके बाद पूरी दुनिया दोबारा से वैसी चलेगी जैसे पहले चली थी। आप देखिए 40 में क्या हुआ था, पहले दुनिया में रिसेशन लेकर आया गया अमेरिका की तरफ से। वो कैसे? 40 में अमेरिका ने टैरिफ लगाया पूरी दुनिया के ऊपर कि जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में आएगा उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। उसके बाद दुनिया ने टैरिफ लगाया अमेरिका के ऊपर, तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ। ग्रेट डिप्रेशन से दुनिया को निकालने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर करना पड़ा। आज भी डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, दुनिया में आप रिसेशन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ये सारा ट्रेड का प्रॉब्लम है, जो आपस में तंकियां हैं, ये खत्म होगी। इसके बाद वर्ल्ड वॉर होगा, और सारे जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं उनको मालूम है कि आगे जाकर 2028 में 29 में एक वर्ल्ड वॉर होगा। उससे पहले आपको रिसेशन लेकर आना पड़ेगा, और उस अर्थक्वेक को लेके आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आज हो रही है। तो शॉर्ट टर्म में चाइना और भारत दोनों मिलकर काम करेंगे अपने अपने सर्वाइवल के लिए, और अपना जो ये लॉन्ग टर्म जो दिक्कत थी वो खत्म होगी। वो कैसे? जब चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में इन्वेस्टेड होगा, तो भारत के साथ युद्ध की वो बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट खराब होता है। डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप एक दूसरे की कंट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ये जो शॉर्ट टर्म का जो आपका प्रॉब्लम है उसको लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो वक्त बताएगा।
लेकिन शॉर्ट टर्म का मतलब कंट्रीज के अंदर शॉर्ट टर्म इज नॉट फ्यू मंथ्स, इट इज 4-5 years। 4-5 साल के लिए आपने युद्ध को खत्म कर दिया, उसके बाद होगा वर्ल्ड वॉर, होगा कभी होगा तो देखी जाएगी। लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप इज मूविंग बोथ भारत एंड चाइना। जी। जी देखिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, थोड़ी-सी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें महसूस हो रही हैं। आप पीछे कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब आप हमें ये बता रहे हैं कि एक रिसेशन का खतरा है और वर्ल्ड वॉर होना इनेविटेबल है, जो 2028-29 किसी वक़्त हो सकती है। तो उस वर्ल्ड वॉर के नतीजे में क्या दुनिया बच पाएगी? क्योंकि 1945 में हमने वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही एटम बम को गिरते देखा और तबाही जो है वो आज तक दुनिया को हॉन्ट कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में पीस कराना चाह रहा है और दूसरा उसको वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाएगा? तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? आया जी, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है। मैंने पहले जो बोला था आज भी उसी पे स्टैंड कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप दुनिया में जो एक दूसरे की कंट्रीज के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। चाइना की भारत की आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। यूरोप की आपस की प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करवाते जा रहे हैं। जो रशिया की यूरोप के साथ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कराने में आप लगे हुए हैं। अफ्रीका की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं। अमेरिका की प्रॉब्लम्स को आप अमेरिका में सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पर आप ये चीजें कर रहे हैं ताकि मल्टीपल एक पावर सेंटर्स बने दुनिया में। लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम सिर्फ ये आपस में तनकी नहीं है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी है। आज दुनिया के ऊपर $350 ट्रिलियन का कर्जा है। 350 ट्रिलियन, जबकि दुनिया का जो जीडीपी है वो 100 ट्रिलियन का है। यानी कि जो दुनिया की जो ट्रेड है उसका 3 गुना ज्यादा। जब आप 40s में जाते हैं तो तब भी यही हाल था कि जो डेट था पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा था, लेकिन जो ट्रेड था वो कम था। तो जब वहां पर उसको रीसेट करना होता है तो दुनिया में आपको युद्ध करवाना पड़ता है। युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के कारण नहीं होगा, वो दुनिया की मजबूरी बनेगी, क्योंकि रीसेटिंग के लिए आपको एक मौका चाहिए कि भैया अब तो क्या करें, अब तो रिसेशन आ गया है, एक दूसरे की रिसोर्सेज की लड़ाई शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं लेके जा रहे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि युद्ध होगा, मैं ये बोल रहा हूं उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो आज थिंक टैंक्स बोल रहे हैं कि आगे जाकर 28 में 29 में हो सकता है वर्ल्ड वॉर हो। लेकिन आज जो आप डिसीजन ले रहे हैं यही है कि वर्ल्ड वॉर्स को अवॉइड किया जाए। बट जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स नहीं है, उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हैं कि जो ये इंटरनेशनल इतना बड़ा डेट है इसको आप सर्विस कैसे करेंगे? कर सर्विस हो नहीं सकता, उसको रीसेट करने के लिए युद्ध करवाना पड़ता है। और यही चीज हिस्ट्री में आपने देखी है। 40s में जो हुआ वो आगे जाकर भी होगा, लेकिन होगा डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के बाद। इसका टेन्योर तो 28 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको ये सारे चीजों को सेट करने के लिए, और आपको मालूम है डीप स्टेट युद्ध के बिना रह नहीं सकता, और डोनाल्ड ट्रंप उसको डिसमेंटल की करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डीप स्टेट डिसमेंटल हो जाएगा ये हो नहीं सकता। हम उसको रैटल कर सकते हैं, दे आर बीइंग रैटल्ड राइट नाउ, and this is exactly what Donald Trump has promised that he is doing that. That's exactly what इसको प्लेबुक तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दुनिया सेट नहीं हो सकती। आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत थी, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज ब्रिंगिंग दैट ओनली। दिस इज नॉट माय टेक ओनली, दिस जो डीप थिंकर्स हैं वो समझते हैं इस बात को कि जो आप कर रहे हैं वो एक ही चीज है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नॉर्मल पॉलिटिक्स के साथ ये काम नहीं हो सकता था। इसलिए पहले आप बोलते हैं स्टर द वाटर। जब आप स्टर द वाटर करते हैं, जो मिट्टी है वो पूरा का पूरा पानी को गंदा करती है। आपको पानी गंदा दिखता है आज की डेट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे मिट्टी बैठ जाएगी, आपको क्लियर वाटर दिखना शुरू होगा। चाइना के अंदर जो डीप थिंकर्स हैं उनको दिखता है कि भाई आगे जाके क्या होने वाला है, हमें कहां पर जाके क्या करना है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ताइवान के साथ जो पंगा था उसके ऊपर बात करनी इन्होंने बंद कर दी है। दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ ताइवान एनी मोर, दे आर टॉकिंग ऑफ रीसेटिंग देयर रिलेशनशिप्स विद इंडिया। मोदी जी का चाइना में जाना, उससे पहले जयशंकर जी का यहाँ पे जाना, और वहां पर बात क्या करी है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, म्यूचुअल ट्रेड की। ये बातें आपने कब सुनी थी? मैं तो मैं यहाँ पे 15 साल से रह रहा हूँ चाइना में, हमने कभी चाइना को और भारत को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रेड की कभी बात करते देखा ही नहीं है। अगर आप दुनिया को यहाँ तक लेके आ गए हैं सिर्फ एक स्केयर के साथ कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं, इससे बढ़िया मूव और क्या हो सकती है कि बिना लड़ाई के आप युद्ध को जीत जाए। और जब मोदी जी बोलते हैं कि ये टेन्योर ये लड़ाई का नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर्स,
वो आप आपको समझ आ रहा है कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर्स, एंड डोनाल्ड ट्रंप भी वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर्स, दिस इज द टाइम वहां जहां पर आपके रिलेशंस को रीसेटिंग की जरूरत है, और रीसेटिंग ऑटोमेटिकली हो भी रही है बिकॉज ऑफ दोस स्मॉल स्मॉल मूव्स व्हिच इज डूइंग इन दिस कंट्री। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक नए ढंग के साथ रीअरेंज सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं। तो फ्रैंकली डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है दुनिया को रीअरेंज करने वाले? क्या दुनिया के देशों के पास खुद अक्ल नहीं है? क्या भारत में अक्ल की कमी है? चाइना जो इतनी बड़ी तरक्की की है, उनमें अक्ल की कमी है? क्या ये सब देश खुद अपने मामलात को हैंडल नहीं कर सकते? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो यूं लगता है कि अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स को हैंडल नहीं कर सकते और वहां पे इतना मैस है। तो आपको ये पॉइंट कैसे तमाम तर कॉन्ट्रडिक्शन के साथ नजर आता है? तार जी, पहली बात यह है कि जितने दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं तार उसके आपको अमेरिका से जुड़ते दिखते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है तो हमें मालूम है कि अमेरिका की क्रिकेट को प्रॉब्लम्स है। अगर चाइना और भारत ने कभी भी इकट्ठे होने की कभी भी कोशिश करी बिहाइंड ये टाइम देखे हम लोग पिछले 40-50 सालों में, हमेशा पाकिस्तान को खड़ा कर दिया बीच में। इन्होंने कोई ना कोई प्लेयर बीच में खड़ा जरूर किया कि कहीं ये दोनों कंट्री इकट्ठे ना हो जाए। अगर भारत ने रशिया ने इकट्ठे होने की कोशिश करी तो हमेशा चाइना अमेरिका ने बीच में इंटरवीन किया, बीच में चाइना को यूज किया या खुद आए। तो जब आप अमेरिका को उस सारी प्रॉब्लम्स के कंटेक्स्ट में अब इक्वेशन से बाहर निकालते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होती है। अगर आज 800 से ज्यादा बेसिस अमेरिका ने पूरी दुनिया में खड़े किए हैं, वो कोई अमन एंड शांति के लिए नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए और उन्हें मॉनिटर करने के लिए आपने 800 से अभी ज्यादा आपने बेसिस को क्रिएट किया है। इसलिए जब आप बोलते हैं कि क्या कंट्रीज में अकल नहीं है, बांग्लादेश में बड़ी अकल थी, चलती फिरती गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया क्योंकि उन्होंने अमेरिका के डीप स्टेट की बात नहीं मानी। श्रीलंका के अंदर भी अकल की कमी थी, उनकी गवर्नमेंट को भी आपने गिरवा दिया। लीबिया के अंदर किया आपने, अफगानिस्तान में किया आपने, सीरिया में किया आपने, कौन सी कंट्री में नहीं किया? इवन की भारत की जो मोदी जी की चलती फिरती गवर्नमेंट थी, आपने 2024 में गिरवाने की कोशिश करी थी सर। जो इलेक्शन का टाइम था वहां पे पूरी धांधली करी गई है। तो ये कोशिशें इनकी जाती रहेंगी। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं गिरी, वरना इन्होंने कोई भी मामला कोई छोड़ा नहीं दुनिया में। और इनका जो काम करने का तरीका है वो हमेशा सेम रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में अकल की कमी है या चाइना में कमी है। मुद्दा ये है कि इनके जो हाथ है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है डीप स्टेट के कि कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो ये डीप स्टेट अपना अपना मुद्दा छोड़ता नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जो पावर है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके उनकी जो इंटरफेरेंस है दूसरे कंट्रीज में उसको कम कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग ऑन। अकल की कमी की बात नहीं है, बात है इंटरफेरेंस की। वो इंटरफेरेंस को ही वो कम करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब वो बोलते हैं कि मैं फेड से बाहर निकल रहा हूं, मैं क्रिप्टो में लेके जा रहा हूं, फेड के ऊपर कंट्रोल किसका है? डीप स्टेट का। जब वो बोलते हैं कि मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को मैं वीक करूंगा, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स किसके कंट्रोल में है? डीप स्टेट के। जब वो बोलते हैं कि सिलिकॉन वैली में मैं H1B वीजा नहीं दूंगा इंडियंस को, भारतीयों को लगता है कि यार ये तो H1B वीजा हमारे जो लोग हैं उनके वीजा को कैंसिल कर, ये तो इंडियंस के अगेंस्ट है। सर, सिलिकॉन वैली किसके कंट्रोल में? डीप स्टेट के। और डीप स्टेट में जो सिलिकॉन वैली है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रोल है वो है आपकी टेक्नोलॉजी का, वो है AI का, वो है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया किसके कंट्रोल में है? डीप स्टेट के। अगर आपको H1B वीजा नहीं मिलेगा, वहां पे मेजर भारतीय वहां पे वो नहीं काम कर सकेंगे। सिलिकॉन वैली कंट्रोल डीप स्टेट के कंट्रोल से बाहर निकलती है, कहां आएगी? भारत में। तो आप देखिए एक एक मूव जो है वो आपको दिखता है कि यार भारतीयों के अगेंस्ट है, नहीं, वो डीप स्टेट को एक एक करके डिसमेंटल कर रहा है, उनके पावर सेंटर्स को, उनकी पकड़ को, उनके कंट्रोल को। हर चीज कैलकुलेटेड है, ये कोई भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, मीडिया जो दिखाता है वो वही दिखाता है वो जो दिखाना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के अगेंस्ट है, वो H1B वीजा बंद कर रहा है, वो आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वो सारा कुछ कैलकुलेटेड है। वो आपके पैरों के नीचे से जो डीप स्टेट है उसके पैरों के नीचे से वो कारपेट को खींच रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज हाउ वी सी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर ऐसा नहीं होता, आज दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स है वो ऊपर नीचे हुई होती। लेकिन आप देखते हैं कि जो करेक्शंस है वो थोड़ी बहुत करेक्शंस होती रहेंगी, लेकिन कंप्लीट कोलैप्स नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इसका रीजन है बिकॉज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड डज नॉट थिंक एंड सी थिंग्स द वे मीडिया सीज। मीडिया सिर्फ सेंसेशंस को क्रिएट करता है बिकॉज उसकी दुकानदारी 24 घंटे उसको सर न्यूज बनानी है, और 24 घंटे में से 18 घंटे तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बैशिंग की न्यूज है बिकॉज वो बिकता है। जो मैं पॉजिटिव न्यूज दे रहा हूं आपको, यू हैव टू सी द पॉजिटिव साइड, व्हाट इज ही डूइंग। ये वीडियो नहीं चलेगा बिकॉज लोग बोलेंगे यार पागल आदमी है, ये क्या बातें कर रहे हो, बिकॉज पॉजिटिविटी डज नॉट सेल।
नेगेटिविटी स्प्रेड करती है बहुत जल्दी, वो सेल करती है, और मीडिया को वो चीज नहीं चाहिए कि पॉजिटिविटी देंगे कोई वीडियो देखेगा नहीं, तो इसलिए नेगेटिव न्यूज को एम्पलीफाई करते हैं, एक वीडियोस बच सकती हैं। दूसरा, क्योंकि डीप स्टेट नहीं चाहता कि आपके दिमाग में जो रियल पिक्चर डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्रिएट हो। मैं उसका मुद्दा एक बताता हूँ, व्हाई आई एम सेइंग इट। डीप स्टेट का खतरा एक ही है, वो है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स। डीप स्टेट डरता किससे है? डोनाल्ड ट्रंप से, पुतिन से, मोदी से, शी जिनपिंग से, नेतन्याहू से। ये पांचों, ये वो हीरे हैं जो नेशनलिस्ट हैं, और ये सारे मिलकर आपस में इनको मालूम है कि क्या करना है। आज भारत, रशिया और चाइना दोनों के साथ मिलकर ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहा है? डीप स्टेट को, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन होगा सबसे ज्यादा नुकसान होगा डीप स्टेट को, क्योंकि आप डॉलर से बाहर निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी जरूर दी आपको कि आप डी डॉलराइजेशन करेंगे तो मैं आपके ऊपर टैक्स लगा दूंगा, लेकिन डी डॉलराइजेशन का सबसे बड़ा काम तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं, जो वो क्रिप्टो में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, आप बोलेंगे यार आप तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है सर, सब कैलकुलेटेड है। Everything is happening right in front of your eyes. You only have to join the dots. What is this person doing along with all these nationalist governments? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अपने रिलेशंस को रीसेट किया जा रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुद दुनिया को लेकर जा रहे हैं, और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। सारे जो पावर सेंटर्स हैं वो आपके आंखों के सामने बनते जा रहे हैं। ओनली थिंग इज की मीडिया दिखाना नहीं चाहता। आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं इनफैक्ट वो भारत की बेहतरी के लिए होगा, मगर भारत की सरकार, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी दो एक बार कहा है कि हम नहीं झुकेंगे किसी किस्म के अनफेयर प्रेशर के आगे। और भारत की सरकार के और एमपीज भी, ऑपोजिशन के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप की जो कार्रवाइयां हैं उनको भारत के लिए बड़ा इंसल्टिंग समझ रहे हैं। तो फिर भारत में डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शंस हैं उनको सरकार से लेके, यानी पॉलिटिकल सरकार से लेके ब्यूरोक्रेसी तक सब बुरा क्यों समझ रहे हैं? सर अब देखिए, जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स हमेशा ये होता है कि जो आप दिखाते हैं, जो बोलते हैं, वो कुछ और है, पीछे कुछ और हो रहा होता है। आप भी जियो पॉलिटिक्स को बहुत देर से आप फॉलो कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, लेकिन हमने बेशक देखा कि यार जो बैकडोर पे बहुत कुछ बैक सीन में बहुत काम हो रहे होते हैं, मीटिंग हो रही होती हैं, वहां पे बातें हो रही होती हैं, सामने दिखाया जाता है लड़ाई हो रही है, लेकिन पीछे दोस्ती हो रही होती है, इकट्ठे मिलकर खाना भी खा रहे होते हैं। तो पॉलिटिक्स एंड न्यूज दोनों बहुत डिफरेंट है। आज भी जो हो रहा है, अवर थिंक टैंक्स दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सीन। अब सीन पे एक ही काम है, ये रीसेटिंग है आपके रिलेशंस की। अमेरिका के साथ आपके रिलेशंस कभी खराब नहीं थे, वो खराब नहीं है, और आज भी वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। उसका एग्जांपल देता हूँ, लोगों को समझ आएगा जब वो डीपी देखेंगे। स्पेस के अंदर नासा और इसरो इकट्ठे काम कर रहे हैं साहब, निशान आपने भेजी। अगर रिलेशंस खराब होते तो आपको सैटेलाइट्स भेजने की जरूरत नहीं थी। ड्रोन्स हैं तो ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी को नहीं दी गई, अमेरिका की तरफ से वो आपको दे दी गई है। रिसेंटली आपने और कॉर्पोरेशंस की बात कर दी है, बोथ इन मिलिट्री एंड इन स्पेस, भारत की और अमेरिका की। अगर यही बात होती तो जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो भारतीय कंपनीज अमेरिका में अमेरिकन कंपनीज को खरीदने की बात होती है, वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उसको अलाउ किया गया है, जबकि चाइना वालों को ब्लॉक कर दिया, यूरोपियंस को ब्लॉक कर दिया, यूके को ब्लॉक कर दिया, भारत को ब्लॉक नहीं किया। ये उनकी जो रिपोर्ट है, एक CAF US की रिपोर्ट है, अपने जाके देखिए, वहां पर भारत की किसी भी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक नहीं किया गया। अगर आपके अगेंस्ट थे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी ब्लॉक कर देते, वो आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते थे और मानते हैं भी हैं, भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को रोका नहीं है। ये वो चीजें हैं, क्योंकि CAFS की जो रिपोर्ट्स हैं, ये जनरली लोगों को पता भी नहीं होगा ये किस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। प्लीज जाकर देखिए उसको। 97 इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना हैव बीन ब्लॉक्ड, जबकि भारत की एक भी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक नहीं किया गया है। अब इसको आप कॉपरेशन नहीं बोलते और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बोलते, और क्या बोलते हैं? तो आप जो सामने देखते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो एक्शंस हैं, वर्ड से ज्यादा एक्शंस आर लाउडर। और जो एक्शंस हैं वो यही है कि वो आपके साथ आज भी मिलिट्री स्पेस में इन्वेस्टमेंट वाइज आपकी कॉपरेशन बढ़ती जा रही है। आईफोन की इन्वेस्टमेंट है, गूगल की इन्वेस्टमेंट है, इंटेल की इन्वेस्टमेंट है, भारत में बढ़ती जा रही है, जबकि सामने दिखाया ये जा रहा है कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स को मैं आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। वो तो आ चुकी हैं, वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। ये दिखाने का कुछ और है और पीछे मैटर ही कुछ और है। जी
बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने अपने पर्सपेक्टिव के साथ बिल्कुल डिफरेंट मंजरनामा हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर किया और आने वाले दिनों में भी आपकी हम राय लेते रहेंगे और हम आपके कीमती वक्त के हवाले से भी बहुत धन्यवादी हैं और आपकी जो ओपिनियन है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं और उनमें कई ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्टरी फील होती हैं, लेकिन ये वक्त खुद ही हम सबको बताएगा कि जो आपका पर्सपेक्टिव है उसमें कितनी जान है या जो वर्ल्ड व्यू फैला हुआ है उसमें कितनी जान है। हम एक बार फिर आखिर में आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो अगरचे वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं भी उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन मैं उनकी बातों को रिस्पेक्टफुली सुनता भी हूँ और वो आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इस पर्सपेक्टिव के हवाले से मैंने बातचीत के दौरान सुमित जैन से ये कहा कि अगर ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं वक्त के साथ सही साबित होती हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी अहम बात होगी, इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो बातें सुमित जैन जी कर रहे हैं वो कितनी वैलिड या कितनी पावरफुल साबित होती हैं। उनका अपना यूट्यूब का चैनल बहुत वाइब्रेंट चैनल है, 4,17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनका हर वीडियो लाखों की तादाद में देखा जाता है, कुछ वीडियोस हजारों की तादाद में देखे जाते हैं और कुछ वीडियो लाखों की तादाद में देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी एक अच्छी खासी व्यूअरशिप है और उनके जो विचार है वो भी अपनी जगह पे लोगों के लिए जगह बनाते हैं और हमने इसीलिए ये विचार भी आपके साथ साझे किए कि आफ्टर ऑल ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो क्यों ना इस पर्सपेक्टिव को भी पेश किया जाए टैग टीवी पे और मेरे यूट्यूब के चैनल पे। ये सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमेशा आते रहते हैं और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में दुनिया के जो जियो पॉलिटिक्स हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। और आपको पता है मैं अपने व्लॉग्स में भी, अपने लाइव इंटरैक्टिव टॉक शोज में भी और अपने शोज में भी दुनिया के जो जियो पॉलिटिक्स है उन पर बेलाग तबसरे करता हूँ और बहुत सारे ऐसे तबसरे हैं जो दुनिया के बहुत अहम कमेंटेटर्स के साथ अलाइंड भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं, मगर मुझे अपने तबसरों के हवाले से हमेशा से ये कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं उनको वेल रिसर्च और वेल स्टडी के बाद पेश करता हूँ। लेकिन कई ऐसे एनालिसिस भी होते हैं जो ठीक साबित भी नहीं होते, क्योंकि हमारा काम तो एक तरह से एनालाइज करना होता है उस वक्त के जो करंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। बाद में जब सर्कमस्टांसेस अगर बदल जाएं तो सम टाइम हम अपनी चीज़ों को वैलिडेट नहीं कर पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल आज आपने बातचीत सुनी, आज की बातचीत सुमित जैन जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.